आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। दिल्ली की सड़क पर देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। गाड़ी को एक अस्पताल पहुंचना था और हर गुजरते मिनट के साथ राजीव गांधी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। वो बेचैनी में बार बार कार की खिड़की से बाहर झांक रहे थे। गाड़ी अस्पताल के अहाते में जाकर जैसे ही रुकी और इससे पहले कि राजीव कार से उतर पाते, एक अफसर ने आकर उनके कान में कुछ कहा। राजीव ने एक नजर अफसर की ओर देखा और अस्पताल में जाने के बजाय ड्राइवर को सीधे एयरपोर्ट चलने का आदेश दे दिया। कार एक बार फिर सर पर दौड़ी जा रही थी। प्रधानमंत्री को मॉरिशस जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी। उस अस्पताल में देश का एक दिग्गज नेता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और राजीव गांधी अस्पताल पहुंचकर भी इस वरिष्ठ नेता से बिना मिले विदेश रवाना हो गए। नतीजन ये खबर तेजी से फैल गई। उस रोज शाम को आकाशवाणी पर एक समाचार सुनाई पड़ा। नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम का निधन हो गया है। ये जगजीवन राम ही थे जिनसे राजीव गांधी नहीं मिले। इस मुलाकात का ना होना एक लंबे विवाद को जन्म देने वाला था। लेकिन इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत एक नेता के उदय से करनी होगी, जिसे लोग बाबूजी कहकर पुकारते थे। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज तक रेडियो पर नामी गिरामी में कहानी पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में से उसका एक टुकड़ा छीन लेने वाले रक्षा मंत्री जगजीवन राम की। दलित राजनीति का जिक्र जब भी होता है तो मन में बाबा साहेब की तस्वीर बनती है। लेकिन एक और नेता था जिसे कहने वाले अंबेडकर को कांग्रेस का जवाब कहते थे। ये थे बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत दलितों के मुद्दे उठाने से की। उनके स्कूल में जब दलितों के लिए पानी का अलग घड़ा रखा गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सामाजिक कार्यकर्ता और जेपी आंदोलन से जुड़े रहे प्रभात रॉय जगजीवन राम के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। ये इंसान जो था बहुत ही विद्वान था। सबसे पहला तो व्यक्तित्व की खूबी है। नेहरू भी उनको बहुत मानते थे और गांधी जी भी बहुत मानते थे। मालूम है वो सब कहानी। बहुत सारे पदों पे रहे, बहुत सारे मंत्रालय बड़े कामयाबी के साथ संभाले उन्होंने, और भाग्य तो उनका कहते हैं बड़ा प्रबल था। जहां भी गए वहां उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर रहे या खाद्य मंत्री रहे, कोई भी उन्होंने मंत्रालय संभाला। एक ऐसा सौभाग्य उनके साथ जुड़ा था कि उनके साथ फेल्योर शब्द नहीं जुड़ा। बाबू जगजीवन राम बिहार के आरा में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय से हुई, जो उनके स्कूल में कार्यक्रम में आए थे।
मालवीय जगजीवन राम से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आकर पढ़ने का न्योता दे दिया। जगजीवन राम बनारस तो आ गए, मगर आगे की राह आसान नहीं होने वाली थी। एक रोज जगजीवन राम बीएचयू में खाना खाने गए तो साथ वालों ने उनसे उनकी जाति पूछ ली। ये पता चलते ही कि वो दलित हैं, ऐलान कर दिया गया कि कोई भी उन्हें अपने हाथों से खाना नहीं परोसेगा। उस दिन के बाद से जगजीवन राम का सबसे हटकर कोने में बैठना तय हो गया। मदन मोहन मालवीय तक ये सूचना पहुंची। उन्होंने छात्रों से ऐसा न करने को कहा, लेकिन यह जातिगत भेदभाव बीएचयू की सीमा से बाहर भी था। जिन्हें भी जगजीवन राम के दलित होने का पता चलता, वो पीछे हाथ खींच लेता। हालात इतने बदतर थे कि बाल कटवाने के लिए हजाम तक ग्वालियर से बुलाना पड़ता था। जाति के नाम पर हुई भेदभाव की हर घटना जगजीवन राम को गढ़ रही थी। परेशान होकर एक दिन वो बनारस छोड़कर कलकत्ता पहुंच गए। नए सिरे से वहीं पढ़ाई की शुरुआत की और दलित राजनीति की भी। पढ़ाई पूरी करके जगजीवन राम अपने घर बिहार लौट आए। साल 1934 आ चुका था। अगले ही साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने वाला था और इसके तहत राज्यों में सरकारें बननी थी। जगजीवन राम अब राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय थे। 1936 में उन्हें बिहार विधान परिषद के लिए चुन लिया गया और अगले ही साल निर्विरोध डिप्रेस्ड क्लास लीग की टिकट से वे विधायक बन गए। समय का पहिया घूम रहा था। अपनी जाति की वजह से सबसे पीछे बैठने वाले जगजीवन राम अपने मुद्दों के साथ सबसे आगे खड़े थे। वरिष्ठ पत्रकार विक्रम के राव बताते हैं कि उन पर ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस दोनों की ही नजरें थी। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बाबू जगजीवन राम को अपनी तरफ करने के लिए काफी उत्सुक रहते थे, क्रियाशील रहते थे और चाहते थे कि वो उनकी पार्टी उनके पक्षधर हो जाए। लेकिन बाबू जगजीवन राम राष्ट्रवादी थे और वो जानते थे कि अंग्रेजों के शासन के पक्षधर वो कभी नहीं रह सकते। लिहाजा वो बापू के साथ रहे, गांधी जी के साथ रहे। या एक बात और थी, B.R. अम्बेडकर को अंग्रेजों ने अपना पक्षधर बना लिया था। सन 42 में अम्बेडकर केंद्रीय मंत्री थे ब्रिटिश वायसराय की काबीना में, श्रम मंत्री थे वो। और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस वक्त जगजीवन राम तो जेल चले गए और अम्बेडकर सरकार में बदल रहे। ये भी एक कारण था कि बाबू जगजीवन राम ने कहा कि मैं देश के साथ हूँ, दलितों के साथ हूँ, मैं अंग्रेज सरकार साथ नहीं हूँ। ये विशेष कारण था जिसके कारण बाबू जगजीवन राम राष्ट्रवादी रहे और देश की जनता के साथ रहे, खासकर दलितों के साथ। दलितों के लिए आवाज उठा रहे जगजीवन राम को नेहरू की कैबिनेट में आए 16 साल हो चुके थे। ये साल था 1963 का। उसी दौरान भारत और चीन युद्ध खत्म होने के बाद कामराज प्लान लागू कर दिया गया था। नतीजन कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। एक और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस काम में नेहरू का साथ दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जगजीवन राम नेहरू के इस प्लान को लेकर अनमने थे। उनके करीबियों का मानना था कि बाबूजी इस फैसले के पक्ष में नहीं थे, लिहाजा नेहरू से उनकी दूरियां बढ़ती चली गईं और आखिरकार ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे जगजीवन राम को उनके पद से हटा दिया गया। अगले ही साल पंडित नेहरू का निधन हो गया। नए प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। बाबूजी को पूरी उम्मीद थी कि उनके पुराने साथी शास्त्री उन्हें अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा जरूर बनाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। जगजीवन राम को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। वो 1.5 साल तक राजनीति के बियाबान में समय काटते रहे और फिर अचानक ताशकंद से खबर आई कि शास्त्री जी नहीं रहे। इस बार प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। जगजीवन राम सबसे सीनियर लीडर होने के नाते मंत्री पद के लिए एक बार फिर से आस लगाए बैठे थे और जैसा वो सोच रहे थे वैसा हुआ भी। उन्हें लेबर एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इंदिरा के लिए वो दौर आसान नहीं था। मोरारजी देसाई नेहरू के बाद से ही खुद को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी मानकर चल रहे थे। पहले लाल बहादुर शास्त्री और अब इंदिरा गांधी उनकी राह में आ गई थी। पीएम बनने के लिए बेचैन मोरारजी देसाई इंदिरा को कांग्रेस से अलग थलग करने की साजिश करने लगे। इंदिरा ने भी गोलबंदी तेज कर दी। इस महाभारत में पार्टी के ज्यादातर सीनियर लीडर मोरारजी की तरफ दिखाई दिए। अनुमान यह था कि कामराज के साथ बाबू जगजीवन राम भी देसाई का ही खेमा चुनेंगे, मगर सबको चौंकाते हुए बाबू जगजीवन राम इंदिरा के साथ खड़े रहे। 1969 में कांग्रेस दो फाड़ हो गई।
इंदिरा गांधी के साथ खड़े बाबू जगजीवन राम उनकी खेमे वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। बाबूजी ने तब भी और आगे भी इंदिरा का ही साथ दिया, यहां तक कि इमरजेंसी को भी स्वीकारा। मगर जानकार बताते हैं कि इंदिरा ने उन्हें अक्सर दबाकर ही रखा। उन दोनों के राजनीतिक रिश्ते की कहानी प्रभात रॉय से सुनिए। इंदिरा गांधी से उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन इंदिरा गांधी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था ना, वो डिक्टेटोरियल था। वो अपने फैसले बताती थी, वो कैबिनेट को साथ लेकर नहीं चलती थी। तो ही वाज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन दैट कैबिनेट। अपनी कैबिनेट में किसी की न चलने देने वाली इंदिरा के लिए बाबू जगजीवन राम एक अहम सिपाही साबित होने वाले थे। साल था 1971 का। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। न औरतें सुरक्षित थीं और न ही बच्चे। पीड़ित लोग भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। अब ऐसे में भारत क्या करे और क्या ना करे, इसी पशोपेश के बीच इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में इंदिरा ने जगजीवन राम से पूछा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमें पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए? इंदिरा जी, मैं अभी इससे सहमत नहीं हूँ। हम तब तक शांत रहेंगे जब तक हम पर हमला नहीं हो जाता। जगजीवन बाबू, आप देश के रक्षा मंत्री हैं। आप जो बोल रहे हैं, क्या आप उस पर कायम रहेंगे? इंदिरा जी, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे लाख अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो। लेकिन इस बीच अगर पाकिस्तान गलती से भी भारत की ओर आंख उठाता है तो मैं वादा करता हूं कि खून भारत की धरती पर नहीं, पाकिस्तान की धरती पर गिरेगा। मीटिंग के कुछ ही रोज बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 11 एयर स्टेशन पर हमला बोल दिया। अब जवाब देने की बारी भारत की थी। देश के रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने तुरंत जल, थल और वायु सेना के अध्यक्षों को तलब किया और एक्शन प्लान का जायजा लिया। बाबूजी ने पाकिस्तान पर हमले को लेकर सेना को फ्री हैंड दे दिया और फिर शुरू हुई पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की कवायद। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के कई शहरों को आजाद करा लिया। युद्ध को अब 13 दिन हो चुके थे और तभी संसद में बाबू जगजीवन राम का बयान आया कि पश्चिमी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ढाका में सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए हैं और आज से बांग्लादेश आजाद घोषित होता है। इस बयान में उन 13 दिनों की कहानी थी जिसने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार रखने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही झलक थी रक्षा मंत्री के उस संकल्प की जिसने पाकिस्तान से उसका एक हिस्सा छीन लिया था। मगर इंदिरा के साथ पाकिस्तान का ऐसा हाल करने वाला यह शख्स आने वाले दिनों में इंदिरा के लिए ही काल साबित होने वाला था, जिसने इंदिरा के राजनीतिक जीवन पर कुछ देर के लिए ही सही लेकिन ब्रेक जरूर लगा दिया था। बाबू जगजीवन राम जब रक्षा मंत्री थे तो उसी दौरान उनके और उनके बेटे सुरेश से जुड़ा एक वाकया है। छत्तीसगढ़ सरकार में एडवाइजर गौरव द्विवेदी बताते हैं, मेरे फादर चंद्रशेखर द्विवेदी एडीएम प्लानिंग बुलंदशहर थे। तो जगजीवन राम जी का बेटा था सुरेश राम, कॉलोनाइजर था और कुछ लैंड डेवलपमेंट का काम कर रहा था और उसी से मुतल्लिक कोई उसका काम फंसा हुआ था जो जेन्युइन था, लेकिन पहले उसको काफ़ी अफसर टहला चुके थे, कोई काम कर नहीं रहा था। इन द ड्यू प्रोसेस फादर ने उसका काम कर दिया। खैर बात आई गई होगी, एक दिन फ़ोन आया रक्षा मंत्री जगजीवन राम के पास मेरे फादर को कि आपको मिलने साउथ ब्लॉक बुलाया। तो जगजीवन राम जी ने बहुत इज्जत से मिले मेरे फादर से, उनसे पूछा कि भाई आपने सुरेश की बड़ी मदद कर दी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मेरे फादर का नहीं सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। काफ़ी इंसिस्ट किया उन्होंने, बताइए कि आप दिल्ली आना चाहते हैं, भारत सरकार में मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो फादर ने मना कर दिया, मतलब पोलाइटली डिक्लाइन किया, मना क्या करेंगे। पता नहीं क्यों जगजीवन राम जी के दिमाग में बात पड़ी थी कि इन्होंने सुरेश का काम किया, मदद किया, अफसर अच्छा है कुछ। तो उन्होंने कहीं से पता कराया तो हमारे फूफा जी थे, तो उनकी 2-4 साल पहले शादी थी और सिक्किम में पोस्टिंग थी। तो उन्होंने बिना किसी को बताए मेरे फूफा जी का सिक्किम से दिल्ली ट्रांसफ़र करा दिया, ये सोच के कि भाई चलो ये इनके बहनोई हैं वहाँ इतनी दूर पड़े होंगे तो दिल्ली आ जाएंगे तो परिवार के साथ रह लेंगे। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, मगर आज तक इंदिरा गांधी की हर बात पर समर्थन कर रहे जगजीवन राम का पार्टी से रिश्ता टूट रहा था। इमरजेंसी का समर्थन करने वाले जगजीवन राम ने इंदिरा का साथ छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली थी। नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। जेपी के नेतृत्व में
मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं ने एक साथ आने का फैसला किया और जनता पार्टी का गठन किया गया। जेपी पार्टी में जगजीवन राम का साथ चाहते थे और जगजीवन राम के मन में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था वो उन्हें जनता पार्टी के जरिए पूरा होता दिख रहा था। जेपी के न्योते पर जगजीवन राम जनता पार्टी से जुड़ गए और दलितों का बड़ा समर्थन भी जनता पार्टी को मिल गया। चुनाव हुए और इंदिरा बुरी तरह हार गई। जनता पार्टी को भारी भरकम बहुमत मिला, मगर परीक्षा की घड़ी अभी बाकी थी। प्रधानमंत्री कौन हो, यह असल सवाल था। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम तीनों ही अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। इसी खींचतान के बीच जगजीवन राम के नाम पर पार्टी में बवाल हो गया। कहा जाने लगा कि जिस व्यक्ति ने इमरजेंसी का समर्थन किया, हम उसे कैसे अपना नेता चुन लें। चौधरी चरण सिंह भी बाबूजी के नाम के खिलाफ थे। खेल अब बदल रहा था, क्योंकि जिस जनसंघ से बाबूजी को उम्मीद थी वो भी अपना समर्थन मोरारजी देसाई को दे रहा था। इस सब की खबर लगते ही जगजीवन राम गुस्से से तिलमिला उठे। कमरे में रखी चीजों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वो बार बार धोखा धोखा चिल्ला रहे थे। बाबूजी की नाराजगी का समाचार जब जेपी को मालूम हुआ तो वो उनसे मिलने पहुंच गए। उन्हें समझाया गया कि आप कैबिनेट में जो भी पद चाहते हैं वो आपको दिया जाएगा, आप इस तरह गुस्सा ना होइए। लेकिन जगजीवन राम उम्र के इस दौर में प्रधानमंत्री पद से नीचे कुछ भी नहीं चाहते थे। उन्होंने दलित होने की वजह से उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। दिन बीतते जा रहे थे, प्रधानमंत्री की घोषणा होना बाकी थी। फिर एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी उनके घर जा पहुंचे। बातों ही बातों में बाबूजी की गोदी में सर रखकर अटल रो दिए। बोले, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपका साथ नहीं दे पाया, मगर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार में कैबिनेट का हिस्सा बने, वरना सरकार गिर जाएगी। मान मनौवल के बाद बाबू जगजीवन राम ने कैबिनेट में शामिल होने पर हामी भर दी और एक बार फिर रक्षा मंत्रालय का पदभार संभाल लिया। कुछ ही महीनों बाद जनता पार्टी के एक आंतरिक व्यवस्था के तहत उप प्रधानमंत्री बनाए गए। लेकिन बाबू जगजीवन राम की राजनीतिक राह आसान नहीं थी। 1977 में रक्षा मंत्रालय संभालने के बाद ही वो कांग्रेस के निशाने पर थे। इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी तब सूर्या नाम की मैगजीन निकाला करती थी। उन्होंने अपनी मैगजीन में जगजीवन राम के बेटे सुरेश के सेक्स स्कैंडल को तस्वीर समेत छाप दिया। के विक्रम राव बताते हैं, इसका सीधा असर जगजीवन राम पर पड़ा। सुरेश राम की वजह से बाबू जगजीवन राम को नुकसान तो हुआ है। खासकर जो केसी त्यागी, जो आज नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं, तब ये टैक्सी में दिल्ली से गाजियाबाद तक उन्होंने दौड़ाया सुरेश राम को। किसी महिला के साथ वो जा रहे थे और बड़ा उसका स्कैंडल हुआ, अखबारों में छपा भी, मुझे याद है, तब मैं दिल्ली में ही था। और मेनका गांधी ने तो जानबूझकर उसको कवर स्टोरी बनाया अपनी पत्रिका में और प्रचारित किया, क्योंकि तब जगजीवन राम इंदिरा और संजय गांधी के पीछे पड़े हुए थे। वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे जनता पार्टी मोरारजी के साथ, तो बदला भी लेना था मेनका गांधी को। लेकिन वो जो घटना थी उससे बाबू जगजीवन राम की छवि को बहुत बहुत नुकसान हुआ। पिछले 40 साल से लगातार संसद में बैठ रहे जगजीवन राम 80 साल के होने वाले थे। अपनी सेहत से वो लगातार जूझ रहे थे। एक रोज स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। आनन फानन में दिल्ली के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। मीडिया को जब इसकी खबर लगी तो अस्पताल के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि सेहत में सुधार आ रहा है, लेकिन कुछ ही रोज बीते कि तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उनका परिवार नहीं चाहता था कि ये खबर बाहर जाए, मगर किसी के जरिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक उनके निधन की झूठी खबर पहुंच गई। मॉरिशस जा रहे राजीव गांधी अस्पताल तो पहुंचे, मगर सच्चाई जानकर बिना मिले ही हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद आकाशवाणी से उनकी मृत्यु की खबर चल गई, लेकिन सच ये है कि वो उसके 2 दिन बाद तक जीवित थे। विक्रम राव बताते हैं कि इसके बाद उनका अंतिम संस्कार कहाँ हो, इस पर भी खूब विवाद हुआ। इनका जो मकान जहाँ ये रहते थे, मीरा कुमार इनकी जो बेटी थी और बाद में जो स्पीकर भी हुई, उसने क्या किया, वहां जगजीवन राम स्मारक स्थल बना दिया और वो चाहती थी कि वही श्रद्धांजलि वही हो, ताकि इनका दावा मजबूत हो जाए कि ये जगजीवन राम स्मारक है। लेकिन नहीं हुआ, नहीं बनने दिया गया और अंततः इनके क्रियाक्रम को जहाँ तय हुआ था इनकी जन्मस्थली में ही किया जाएगा। ये भी एक बड़ा दुखद अंतिम पहलू है, अंतिम अनुच्छेद है
बाबू जगजीवन राम के जीवन बारे में, मृत्यु की तारीख, मृत्यु की घड़ी और श्मशान। एक नेता जिसका पूरा राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव और रोमांच से भरपूर था, उसका अंत भी कम विवादित नहीं रहा। उन्हें अंबेडकर कठपुतली जरूर बुलाते रहे, लेकिन जानकार बताते हैं कि उन्होंने राजनीति के कई बड़े नाटकों का निर्देशन किया था। उम्मीद है नामी गिरामी का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कोई और शख्सियत हो जिस पर आप चाहते हैं कि नामी गिरामी बनाया जाए तो हमें आप बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेत जी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत चाहूंगा, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।